हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले यूनिट नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट टू 6 यूनिट देख ली होगी और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। So in this unit we will cover two topics. First is indemnity and second is guarantee. Indemnity क्या होता है? When one person agrees other to save the loss of other person caused due to any reason, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऐसा वादा करता है कि अगर आपको कोई भी लॉस हुआ तो रिम्बर्स मैं करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या? जहां पे एक पर्सन किसी थर्ड पर्सन को ऐसा एग्री करे कि जो आपने लोन किसी दूसरे पर्सन को दिया है उसकी गारंटी मैं देता हूं, मैं रिम्बर्स करूंगा अगर उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया। तो लेट्स से सी ने बी को लोन दिया और लोन रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की बनती है, बट अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो ए ने गारंटी दी कि मैं पे करूंगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड लेट मी टेल यू, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इक्वली वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। Indemnity means agree to compensate the loss of other party, or we can say to make good the loss suffer। Indemnity का मतलब क्या होता है? Indemnity means कि compensate करना है किसी को, जो भी उसको loss हुआ है उसको good करना, उसको सही करना, उसको बोलते हैं contract of indemnity। It is a contract by which one party promise to save the other party from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। तो जहाँ पे एक पर्सन सामने वाले पर्सन को ऐसा एग्री करे कि अगर आपको कोई भी लॉस हुआ या तो मेरी वजह से या किसी और की वजह से तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब पहले वाली चीज तो क्लियर है कि मेरी वजह से आपको कोई लॉस हुआ तो मैं रिम्बर्स करूंगी, तो हजम हो गया। बट बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होते, सर थर्ड पार्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल क्यों रहता है? आपने एक बात समझिए, जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी वाले जो होते हैं तो वो किसी भी कार ओनर को क्या बोलते हैं, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है ऑन रोड तो हम आपको कार का जो भी एक्सपेंसेस है वो बियर करवाएंगे। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट करवाया है उसका? नहीं ना। तो एक थर्ड पार्टी है, तो उसने इंडेमनिटी मोड दिया हुआ है कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी कार का नुकसान हो जाता है तो रिम्बर्स हम करेंगे, क्या उसके बेस पे वो कंसिडरेशन क्यों ना ले रहे हो। अब पार्टीज आती हैं, दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन? जो प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को लॉस से सेव करने का, उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। जिसको हमने प्रॉमिस किया है उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ओके। एंड सेकंड इज मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेसली भी बन सकता है और इम्प्लाइडली भी बन सकते हैं। इम्प्लाइडली कैसे? जहां पे जहाँ पे ये नेचुरल है कि किसी भी पार्टी की वजह से कोई नुकसान हो तो वो बियर करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। लेट्स से बराबर वाला कोई घर बना रहा है, ओके, और घर में उसने ऐसी कंस्ट्रक्शन की जिससे मेरी पूरी वॉल में क्रैक आ गया। ओके, अब क्रैक का जिम्मेवार कौन होगा? वो पर्सन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग एन ह्यूमैनिटी पर्सन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर रिपेयर करवा के दे। ओके, आप उस चीज को लेके उसको शू भी कर सकते हो, केस में कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है? फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। बट लाइफ इंश्योरेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी की लाइफ की भरपाई कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के राइट क्या है कि वो रिकवर कर सकता है पैसा। कौन कौन सा पैसा रिकवर कर सकता है? सारे डैमेजेस जो भी सूट में उसने फाइल किए हैं। सेकंड, कोई भी कॉस्ट डिफेंड करने में लगी है। एंड थर्ड, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में उसने मतलब दिया है पैसा, वो सारा का सारा रिकवर कर सकता है। तो पॉइंट इज दैट जो हमारे इंडेमनिटी होल्डर होता है वो क्या क्या चीज रिकवर कर सकता है? फर्स्ट इज अमाउंट, सेकंड इज लीगल एक्सपेंसेस, एंड थर्ड इज एनी अदर कॉस्ट। ओके। एंड व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी मतलब जिसने प्रॉमिस किया है उसकी लायबिलिटी कमेंस कब होगी? एज सून एज लॉस इंकर्ड बाय द सेकंड पर्सन। जैसे इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा वैसे ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंस हो जाएगी। देन आवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ एनी थर्ड पर्सन इज इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट किया पे करने में, किसी थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट किया पे करने में, तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दो पार्टी जिसमें होती है, पार्टीज कौन कौन सी इसमें होते हैं? आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग अगेन, कितनी पार्टी जिसमें होती है? श्योरिटी,
डेटर एंड क्रेडिटर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, ए बी सी। लेट्स से सी ने बी को लोन दिया है, सिक्योरिटी कोई है नहीं, तो ए सी को गारंटी प्रोवाइड करता है। क्या गारंटी प्रोवाइड करता है? क्या बी को लोन दो, अगर बी ने डिफॉल्ट कर दिया रीपे करने में तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जिसने पैसा लिया है वो डेटर, जिसने पैसा दिया है वो क्रेडिटर, जिसने श्योरिटी दी है वो श्योरिटी होता है या फिर गारंटर होता है। गारंटर कौन? पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड एज गारंटर। डेटर कौन? हुज गारंटी इज, जिसकी गारंटी मैंने दी है वो प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर जिसको मैंने गारंटी दी है वो क्रेडिटर। ओके, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्री पार्टेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ट्री पार्टेड एग्रीमेंट मतलब ट्रिपल एग्रीमेंट, तीन पार्टीज के बीच में तीन एग्रीमेंट होते हैं। हाउ? वो हम पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में। अब क्रेडिटर जब डेटर को पैसा देगा तभी तो श्योरिटी की लायबिलिटी राइज होगी, तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके और किसके बीच में होता है? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। फिर क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में कि मैं इसके बेस पे आपको पैसे दूंगा अगर इसने डिफॉल्ट किया तो, ये हमारा होता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, भरपाई का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिक्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं बियर करूंगा वो सब। देन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेटर्स एंड श्योरिटी, और तीसरा हमारा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट डेटर और श्योरिटी के बीच में कि यहाँ पे ए बी सी, बी के बिहाफ पे जो ए ने सी को पैसा दिया है तो वो पैसा ए किससे रिकवर करेगा? बी से रिकवर करेगा। ये इंप्लाइड चीज है, मतलब मैं किसी के बिहाफ पे कोई पेमेंट करता हूं तो ऑब्वियसली बात है ना कि मैं पैसा उससे रिकवर करूंगा। तो ये तीन एग्रीमेंट होते हैं। फर्स्ट इज डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ये आपको देखो याद करने पड़ेंगे, डेटर और क्रेडिटर के बीच में। एंड सेकंड इज क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड थर्ड इज डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। देन अवर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल फीचर क्या है? फर्स्ट इज पर्पस। पर्पस इसका होना चाहिए टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, टू सिक्योर द समवंस डेब्ट, किसी के डेट को सिक्योर करना कि उसने डिफॉल्ट किया तो मैं बेयर करूंगा, पैसा दे दो उसे, तो ये तो पर्पस। ओके, देन कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या होता है? कंसिडरेशन हमारा होता है दैट वी कैन से कि डायरेक्ट कंसिडरेशन उसमें कुछ भी नहीं होता, बट इनडायरेक्ट कंसिडरेशन होता है। हाउ इनडायरेक्ट कंसिडरेशन? लाइक इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी should also have some type of consideration. Without consideration, the contract is void. However, there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. मैंने creditor को बोला है कि मैं पे करूंगा, बदले में मेरे पास क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, बट creditor ने debtor को पेमेंट कर दी है, वो मेरे लिए sufficient consideration मानी जाएगी। मैं कहूँ आपने इसको डेट दे दिया तो मेरे लिए वो sufficient consideration है, अब मैं इसके डिफॉल्ट पे आपको कर दूंगा। थर्ड इज राइटिंग जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। लायबिलिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, डेट ही नहीं है तो गारंटी किस चीज की भाई? नो मिस रिप्रेजेंटेशन और नो कंसीलमेंट, कोई भी गलत चीज या कोई भी ओमिशन या छुपाना कोई भी चीज, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि है कुछ और बताया मुझे कुछ और, या कोई भी मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन मुझसे छुपाई गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज्यूनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटी, अगर मैंने बोला है कि जब तक कोई और कोश्योरिटी नहीं आता मैं लाइबल नहीं हूं पे करने के लिए, तो जब तक कोई और कोश्योरिटी नहीं ज्वाइन कर लेगा तब तक मेरी लाइबिलिटी कमेंस नहीं होगी। देयर आर 6 एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड इज कंसिडरेशन, थर्ड इज राइटिंग नॉट नेसेसरी, फोर्थ इज लाइबिलिटी होनी चाहिए, 5 कंसीलमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, एंड कोश्योरिटी अगर एप्लीकेबल है या रिक्वायर्ड है कोश्योरिटी ज्वाइन कर लेना चाहिए। Then type of guarantee. There are two types of guarantee. First is specific and second is continuing. Specific guarantee क्या होता है? जिसकी liability सिर्फ एक specific transaction के लिए होती है, उसको बोलते हैं specific guarantee। अगर और श्योरिटी की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगी? जब वो अमाउंट पे हो जाएगा। कंटिन्यूइंग गारंटी किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होती, वो हमारी होती है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। और ये कब तक चलती रहेगी? जब तक हम उसको एक्सप्रेसली रिवोक नहीं कर लेते। एक बार अगर हमने उसको एक्सप्रेसली रिवोक कर लिया तो वहां पे फिर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बट जब तक हम एक्सप्रेसली रिवोक नहीं करते हैं तब तक लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी। आफ्टर दैट एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, द श्योरिटी विल बी लाइबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ गारंटी और एट द टाइम ऑफ रिवोकेशन। जब उसने रिवोकेशन किया उस टाइम पे कितना अमाउंट ड्यू है उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी में और इंडेमनिटी में क्या फर्क है हम समझते हैं। नंबर ऑफ पार्टी गारंटी में 3 होती है,
डेटर कैटर एंड श्योरिटी, इसमें दो, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। नेचर ऑफ लायबिलिटी प्राइमरी होती है, मतलब इसमें किसी और को नहीं बोलता वो कि आप मुझे लॉस दो फिर मैं लॉस सामने वाले को दूं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइमरी होती है इसमें। बट यहाँ पे लायबिलिटी श्योरिटी की सेकेंडरी होती है। हाउ सेकेंडरी, सोचो, व्हाई द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी? बिकॉज प्राइमरी लायबिलिटी तो किसकी होती है, डेटर की ही तो होती है। मतलब शाम पहले पे करेगा तभी तो मतलब मेरे पास आएगी ना, शाम ने अगर पे कर दिया तो मेरी लायबिलिटी क्यों आएगी? शाम ने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी आएगी। तो इसीलिए शाम्स लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड श्योरिटीज लायबिलिटी इज द सेकेंडरी। थर्ड, टाइम ऑफ लायबिलिटी, जैसे ही सामने वाले को लॉस हुआ, जैसे ही वो कंटीजेंसी हुई वैसे ही लायबिलिटी राइज हो जाएगी। और यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉमिस, मतलब डिफॉल्ट अगर कर दे तो वो लायबिलिटी राइज होगी। टाइम टू एक्ट, इंडेमनीफायर को किसी की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे ही सामने वाला लॉस हुआ मेरे को रिमर्स करना पड़ेगा। बट श्योरिटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, श्योरिटी तभी एक्ट करेगा। पर्पस लॉस रिमर्स करने के लिए और इसका पर्पस सिक्योरिटी देने के लिए। पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए सारी की सारी इंडेमनिटी में। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तो लाइबल होता नहीं है, बट उसकी कोई श्योरिटी है तो वो हमारा लाइबल होता है। तो माइनर यहाँ पे सॉरी हाँ माइनर यहाँ पे डेटर हो सकता है। राइट टू इशू थर्ड पार्टी, इंडेमनीफायर, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स को कार इंश्योरेंस दे दिया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी किसी से रिकवर करेगी वो पैसा? नहीं। बट श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दिया है, तो क्या श्योरिटी किसी और से रिकवर करेगा? सोचो सोचो, हाँ करेगा, किससे? प्रिंसिपल डेटर से। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी, मतलब श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो कैसी होगी और कहां तक होगी। सबसे पहला, इट इज को एक्सटेंसिव। बताइए हाउ द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज इज को एक्सटेंसिव। हाउ द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। फर्स्ट इज, जितनी डेटर की है उतनी ही श्योरिटी की होगी। मतलब डेटर अगर 10 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो श्योरिटी भी 10 लाख के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, डेटर अगर 20 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो श्योरिटी भी 20 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी इन नेचर, श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, ये हमने पढ़ा। वेयर द डेटर इज नॉट लायबल टू द क्रेडिटर द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल आल्सो सीज। जब अगर डेटर लायबल नहीं होगा तो श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। मान लो यहाँ पे क्रेडिटर ने डेटर को वेव ऑफ कर दिया कि आप रहने दो, पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो क्या श्योरिटी लायबल होगा उस डेट के लिए? सोचो, विल द श्योरिटी बी लायबल? नो, इको एक्सटेंसिव होती है, डेटर लायबल नहीं है तो श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। A creditor may choose to proceed against the surety first unless anything otherwise mentioned in the contract। मतलब अगर कुछ अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है तो क्रेडिटर पहले श्योरिटी के पास जा सकता है एट देयर ओन ऑप्शन। Liability of two person, primary liable, not affected by arrangement between them that one shall be liable on the other's default। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट देखो, यहाँ पे C प्लस D है, ये को श्योरिटी है। अब इन्होंने गारंटी दी थी A को, B की गारंटी दी थी कि A B को गुड सेंड कर दे, उसकी पेमेंट C प्लस D करेंगे। और इन दोनों के बीच में ना एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट, कि C जब लाइबल होगा जब D अनेबल टू पे हो जाएगा। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट था कि D पहले तू पे करेगा और आपने पे नहीं किए तो C पे करेगा। फिर इनके इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट से जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है इनका A के साथ, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना। अब इसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से। वे हर टू पर्सन दैट इज को श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन टू अंडरटेक ए सर्टेन लायबिलिटी एंड दे हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ अदर and then primary contract between the surety and third party won't get affected by the existence of second contract between the co-surety। मतलब अगर co-surety के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपस में तो उससे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन दोनों में से मतलब जो हमारा क्रेडिटर है उन दोनों में से किसी को भी शो करके पैसा रिकवर कर सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इट इज इंपॉर्टेंट। कब श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज होगा, मतलब कब श्योरिटी की लायबिलिटी एंड हो जाएगी? बाय रिवोकेशन, बाय क्रेडिटर्स कंडक्ट, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बाय रिवोकेशन में चार आते हैं। बाय नोटिस देके भी हम रिवोक कर सकते हैं, श्योरिटी की डेथ हो गई तो भी रिवोक हो सकता है, नोवेशन हो गया तो भी रिवोक हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होना कैसे? अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है, कंसीलमेंट है, या फिर
क्रेडिटर ने ऐसी कोई कंडीशन लगाई है कि कोई श्योरिटी अगर नहीं आ जाता तब तक मैं लायबल नहीं रहूंगा, तो इन केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमारा इनवैलिड माना जाएगा और श्योरिटी लायबल नहीं होगा। क्रेडिटर कोई एक्ट करे जिससे कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ वेरिएंस कर दे, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दे, तो वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दे कि मतलब क्रेडिटर ने डेटर को बोला यार आप पे मत करो, हम श्योरिटी से ले लेंगे। यार ऐसे कैसे भाई, प्राइमरी तो वही लायबल है ना, तो उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कंपाउंड्स गिव टाइम एग्री नॉट टू शो, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। कंपोजिशन मतलब वेरिएंस करना होता है, गिव टाइम का मतलब होता है एक्सटेंड करना टाइम, या फिर एडिटर ने ऐसा एग्रीमेंट किया है, शुरू में ही एग्रीमेंट कर लिया कि हम डेटर को तो कभी शू करेंगे ही नहीं, सिर्फ श्योरिटी को ही शू करेंगे हम। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज श्योरिटी बेवकूफ थोड़ी ना है कि पहले वो बोलेगा हाँ हाँ मैं लाइबल हूँ, डेटर से आप शू मत करना, डेटर से आप रिकवरी मत करना। ऐसा शायद ही कोई श्योरिटी होगा। तो ये तीन केस है तो भी वहां पे हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट्स व्हिच डायरेक्टली इंपेयर द राइट ऑफ श्योरिटी, या फिर क्रेडिटर ने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे कि श्योरिटी के राइट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया और श्योरिटी को बताया नहीं, पार्ट ऑफ पेमेंट डिस्चार्ज कर दी और वो श्योरिटी को बताई नहीं, तो उस टाइम पे वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है ओवरऑल हम करते हैं। दैट इज रिवोकेशन डिस्चार्ज श्योरिटी कैसे होगा? रिवोकेशन में तीन या चार थे, नोटिस देके, डेथ से, या फिर नोवेशन से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नया बन गया। ओके, 3 पॉइंट है। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टाइम ज्यादा दे दिया, प्रोमिस नॉट टू इश्यू और वेरिएंस कर दिया। इनवैलिडेशन में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि को श्योरिटी का मिलना जरूरी है, तो नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट की आपको ध्यान में रखना है। श्योरिटी के राइट्स क्या होंगे? क्रेडिटर के ऊपर क्या राइट होंगे, डेटर के ऊपर क्या राइट होंगे और को श्योरिटी के ऊपर क्या राइट होंगे। पहले हम पढ़ते हैं डेटर के ऊपर क्या राइट होंगे। पहला होता है सबोर्गेशन। तो सबरोगेशन, राइट ऑफ सबरोगेशन क्या होता है? अगर श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, डेटर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी सामने वाले पर्सन को, तो वो इक्वल फुटिंग पे आ जाएगा। पहले पैसे डेटर से किसको लेने थे? क्रेडिटर को लेने थे। अब वो राइट, पैसे लेने का राइट किसके पास आ जाएगा? श्योरिटी के पास आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। मतलब श्योरिटी के पास वो सारे राइट आ जाना जो पहले क्रेडिटर के पास होते थे। राइट टू इंडेमनीफाई मतलब अगर उसकी क्या नाम है, डेटर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी श्योरिटी को अगर लॉस हो गया हो, तो वहां पे श्योरिटी डेटर से रिकवर कर सकता है बस, और सारे कॉस्ट भी वो रिकवर कर सकता है जो भी उसने उसके बिहाफ पे करी है। क्रेडिटर के ऊपर क्या राइट्स है? अगर मान लो कोई सिक्योरिटी पड़ी हुई है, मतलब शाम की सिक्योरिटी राम के पास पड़ी हुई है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि चलो राम सिक्योरिटी तो शाम की वापस दे दो, पैसा मैं दे दूंगा? बेवकूफ है सिक्योरिटी श्योरिटी। वो पहले कहेगा कि जितना पैसा सिक्योरिटी से रिकवर हो सकता है वो रिकवर करो, फिर कुछ बच गया तो आप मेरे पास आना, तो ये वैलिड रहेगा। समझे? राइट टू सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राम है, शाम है, राम ने शाम को 1 लाख रुपए का लोन दिया है जिसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब शाम ने कुछ पैसे इसको, मतलब राम ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब 1 लाख रुपए देने हैं शाम को, बट पहले कभी राम से 20,000 रुपए लेने भी थे। दोबारा देखो, राम ने शाम को पहले 20,000 रुपए देने थे और राम ने उसको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो शाम रीपे करने के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है? 1 लाख वैसे लोन के, बट 20,000 उसको लेने भी तो थे पहले, तो अल्टीमेटली कितना, 80,000 देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो श्योरिटी भी कितने रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? 80,000 के लिए बस। राइट टू शेयर रिडक्शन, अगर क्या नाम है, क्रेडिटर ने डेटर का शेयर रिड्यूस कर दिया है कि 10% हम माफ कर रहे हैं, हम जल्दी पे कर दो, तो उतना ही शेयर श्योरिटी का भी रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये कि को श्योरिटी के राइट क्या होंगे। फर्स्ट इज को श्योरिटीज इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। लेट्स से 4 लाख रुपए देने हैं, 4 लाख रुपए की गारंटी दी है ए बी ने, तो ए भी 2 लाख के लिए और बी भी 2 लाख के लिए। बट यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस, राइट ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम, मतलब जहाँ पे ए और बी ने बोला है कि ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा 1 लाख के लिए और बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा 2 लाख के लिए, तो ऐसे डिफरेंट सम में है, तो कैसे होगा ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला है, जस्ट ए मिनट। When the co-surety are bound in different sum, the principal of equal contribution is however subject to the maximum limit fixed by the surety. Let's say 4 लाख रुपए
देने थे। ए और बी श्योरिटी हैं। ए की जो लायबिलिटी है वो 1 लाख है। चलो मैं ये एग्जांपल है, ये क्लास नोट के समझा देता हूँ मैं आपको। ए, बी, सी 3 श्योरिटी हैं। इनका अलग-अलग मतलब अमाउंट कितना है 1 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख और डेट कितना है हमारा 4 लाख, राइट? अब सबसे पहले तो ये इक्वली में बटेगा 4 लाख डिवाइड बाय 3 1,33,333 इक्वली बटेगा 133, 133, 133 इक्वली बट के अब ये तो 1 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो यहाँ पे आ गया -33, ठीक है? अब -33 कौन बेयर करेगा? फिर इक्वली दोनों बेयर करेंगे, ऐसा, समझे? 16 666 बी और बाकी का सी ऐसे। पहले इक्वली फिर प्रोपोर्शनल सम में, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। फिर लास्ट हमारा टॉपिक है, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा? जहाँ पे एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ किया गया हो कि प्रिंसिपल डेटर को टाइम दिया जाएगा एंड क्रेडिटर ने फोरबियर किया हो कि वो क्रेडिटर को शो नहीं करेगा, श्योरिटी को शो करेगा। एग्रीमेंट नहीं किया, सोचा है उसने, ऐसा चूज किया है, तो वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये हमारी होगी यूनिट नंबर 7 इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो पूछ सकते हो मुझसे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को कमेंट करना। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।